स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर के साथ आगे सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बुलाई गई एक हाई प्रोफाइल बैठक में जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की जमकर बेइज्जती हुई है। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या है पूरा मामला, और इसके बाद अब सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन पर और बड़ा दबाव बनाने वाले हैं। बताएंगे डिटेल में पूरी जानकारी दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर क्या एक चरण में कराए जाएंगे चुनाव या फिर होंगे अलग अलग 2 या 3 चरणों में चुनाव, बताएंगे क्या क्या डिटेल में जानकारी सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी वाले क्यों बुर्का बैन की मांग को लेकर चुनाव आयोग के सामने करने लगे एक बड़ी मांग, बताएंगे इस पूरे मामले पर क्या हुआ, पूरा मामला एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब बदलाव होने की कगार पर बिहार पहुंच चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था चुनाव आयोग ने, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम पटना पहुंची हुई थी, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया था दोस्तों। लेकिन बैठक के दौरान हुआ कुछ ऐसा दोस्तों जिससे कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन में अब सीट बंटवारे को लेकर जोरदार तरीके का सिर्फ टप्पल देखने को मिलेगा दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि सारी पार्टियों को बुलाया गया था। इसमें कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट के साथ साथ नेशनल पीपल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी को बुलाया गया, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी को भी बुलाया गया दोस्तों, और पुरानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी बुलाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी की पार्टी के बारे में चुनाव आयोग की ओर से कुछ नहीं बोला गया दोस्तों। चुनाव आयोग ने बैठक में आने के लिए मांझी की पार्टी को कोई इन्विटेशन नहीं भेजा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया दोस्तों, जिसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी की जमकर बेइज्जती हो गई है। सोचिए दोस्तों कि चिराग पासवान उनके चाचा की पार्टी इस बैठक में मौजूद थी, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मौजूद नहीं थी दोस्तों। इसका जीतन राम मांझी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। आपको बता दें कि हम पार्टी ने उम्मीद लगाई हुई थी कि उनको बुलाया जाएगा दोस्तों, लेकिन राज्य पार्टी का दर्जा न होने के कारण उनको नहीं बुलाया गया, यानी हम पार्टी की जमकर बेइज्जती हो गई है दोस्तों। और जैसा जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनको एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे में कम से कम 20 सीटें चाहिए ताकि वो अपने राज्य के अंदर अपनी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिलवा सके और 8 सीटें कम से कम जीत कर आए दोस्तों। ऐसे में जीतन राम मांझी की मांग अब और ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि उनकी पार्टी की बेइज्जती हो गई है दोस्तों। सारी पार्टियां गई और जीतन राम मांझी की पार्टी बैठक में मौजूद नहीं रही। इसका सीधा मतलब जीतन राम मांझी को एक सबक मिल गया है कि वो अपनी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिलवाए। अगर आप भी मानते हैं कि अब एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी खुलकर एनडीए गठबंधन को आईना दिखाते हुए 20 सीटों पर अड़कर एनडीए गठबंधन में नया विवाद शुरू करेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बैठक के दौरान सीईसी ज्ञानेश कुमार मौजूद थे दोस्तों, और काफी चर्चा के बाद जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 3 से 4 दिनों के अंदर चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा दोस्तों। चुनाव के चरण कितने होंगे इसे लेकर चर्चा किया गया। जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि वो चाहते हैं कि एक ही चरण में चुनाव हो जाए, क्योंकि जेडीयू की सरकार है दोस्तों। वो तो ये कहेंगे नहीं कि 10-12 चरण में चुनाव कराए जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जेडीयू वाले अपनी पीठ थपथपाते हैं, जबकि सबको पता है कि बिहार में कितनी खराब कानून व्यवस्था है। ऐसे में बीजेपी ने 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की, जेडीयू वाले 1 चरण में मांग कर रहे थे, और इंडिया अलायंस की ओर से कई और चरण में चुनाव कराने की मांग की गई है दोस्तों। ऐसे में चुनाव आयोग को तय करना है कि वो कितने चरण में चुनाव कराते हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों जेडीयू ने इलेक्शन कमीशन से 1 चरण में वोटिंग की मांग की, तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर मुस्लिम मतदाताओं का सता रहा है। यही बड़ा कारण है कि चुनाव में बीजेपी ने एक अजीबोगरीब मांग करते हुए चुनाव के दौरान बूथ पर वोट डालने के लिए आने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के बुर्के पर बैन लगाने की मांग की है दोस्तों। बुर्का बैन की मांग करते हुए बीजेपी के लोग चुनाव आयोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उन बूथों पर डर लगता है जहां पर ज्यादातर बुर्का पहनकर महिलाएं वोट डालने के लिए आती है। एक तरीके से दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये बैन की मांग करना जानबूझकर बीजेपी कर रही है ताकि इस मामले को लेकर चर्चा हो और भारतीय जनता पार्टी इस माहौल का फायदा उठा सके, जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने भी कहा है कि जहां पर गरीब उम्मीदवार है उनके लिए विज्ञापन के खर्च कम करने चाहिए और घुड़सवार बल के साथ साथ दलित बाहुल्य गाँव के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगानी चाहिए, यानी सेना लगानी चाहिए, ताकि दलित समाज के लोग बिना किसी डर और भय के वोट डाल सके। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को पता है कि अगर दलित समाज के लोगों का वोट उनको मिलेगा तो अच्छी स्थिति में होंगे, इसलिए उन्होंने भी दलित समाज के लोगों की सुरक्षा की मांग करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने की मांग की है। 2 शब्द इस मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब स्टार वॉर बनता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भोजपुरी के सिंगर और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह की बीजेपी में वापसी को लेकर कहा कि उनका पावर वहां से शुरू होगा। वो सही थे जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इस समय भी सही होंगे। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, दोस्त नहीं होता, हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में। एक राजनेता के लिए उनके मन में कभी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं होता। वो पहले गायक थे, अब राजनेता बन गए हैं। साथ ही खेसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपने सियासी रुख को स्पष्ट करते हुए राजनीतिक अंदाज में कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने आर.के. सिंह को सॉरी कहा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को सॉरी कहा, इसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर इसलिए हलचलें मचा रहा है दोस्तों, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह के मद्देनजर उन्होंने ये बयान दिया है। पवन सिंह की राजनीति में वापसी को लेकर कहते हैं कि मैं इस तरह थूक के चाटने वालों में से नहीं हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों खेसारी लाल यादव के बाद अब और ज्यादा स्टार वॉर देखने को मिलेगा। दोनों ओर से बयानबाजी शुरू होगी। राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी के साथ में खड़े हैं दोस्तों। तो अब भाजपा वर्सेस आरजेडी का मुकाबला स्टार वॉर में भी तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने झांसी में एक बार फिर आरएसएस पर सीधी चोट पहुंचाई है दोस्तों। और एकादशी के पावन अवसर पर दतिया में पीतम्बरा पीठ दर्शन के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने आरएसएस को दंगे भड़काने वाली नॉन रजिस्टर्ड संस्थान करार दिया है। सिंह ने मुस्लिम आबादी पर आरएसएस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि हिंदुओं से कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी घटी है। आई लव मोहम्मद साहब वाले स्लोगन को लेकर एफआईआर को उन्होंने सवालिया निशान पर लेते हुए कहा कि आई लव राम या कृष्ण पर एफआईआर नहीं होती तो फिर आई लव मोहम्मद साहब लिखने पर भी कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। बरेली के तौकीर रजा वाले विवाद को लेकर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई पर उन्होंने निशाना साधा है दोस्तों। आरएसएस पर निशाना साधते हुए जो बोल रहे हैं कि दंगे भड़काती है नॉन रजिस्टर्ड संस्थान, यानी भारत के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है सरकार के दस्तावेज में और वो दंगे भड़काता है। तो आरएसएस पर सीधा निशाना है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें गोंडा के विधायक और जनसत्ता दल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने विजयदशमी के सामूहिक रूप से शस्त्र पूजा की और इस दौरान उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दोस्तों, जिसमें शस्त्र ही शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पूर्व आईजी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखकर वायरल वीडियो पर जांच की मांग की है दोस्तों। बेती राजभवन परिसर में बजरंगबली के मंदिर के पास करीन में सजाए गए शस्त्रों का राजा भैया ने आचार्य अतुल के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा किया है। उनके साथ एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, कुंवर शिवराज प्रताप सिंह भी शस्त्रों की पूजा करते दिखाई दिए दोस्तों। यानी किसी एक व्यक्ति को दो शस्त्र रखने की इजाजत है भारत के अंदर, वो भी कितनी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है आप लोग जानते हैं दोस्तों। लेकिन राजा भैया को इस तरीके से शस्त्र ही शस्त्र कौन उपलब्ध करवा रहा है, ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। और दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये गंभीर मुद्दा है जिस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि ये शस्त्र कैसे एकत्रित किए गए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद शांति है। शहर में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। इस बीच सूबे के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल स्थिति का जायजा लेने के लिए बरेली जाने वाला था दोस्तों, जिसे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पीजीआई थाना की ओर से बरेली न जाने का नोटिस दिया गया दोस्तों। साथ ही जियाउर रहमान बर्क के निवास पर पुलिस ने घेराव किया, घेर लिया और हाउस अरेस्ट की स्थिति बन गई। यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी बरेली नहीं जाने दिया जा रहा। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी हाउस अरेस्ट किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे अब विपक्ष के लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि कैसे विपक्ष को आम जनता से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। देख रहे थे आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत।